प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। आप लोग तैयारियों में लगे होंगे। मैं भी आपकी मदद करने के लिए आ गया हूं। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ग्रामर सेक्शन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन कैसा होगा कि आपके सामने इस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस रखे होंगे। जी हाँ, ध्यान रखें, ये क्या होंगे? ये होंगे सिंपल सेंटेंसेस। और आपसे कहा जाएगा कि इन सभी वाक्यों को जोड़िए, जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। ठीक, आपसे ये कहा जाएगा। या फिर आपसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि इन सभी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाइए जी। अच्छा, आपसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि इन सभी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ, अब ध्यान से सुनिए कि इन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, एक नया कंपाउंड या एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस कहते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं इस एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सिंथेसिस पढ़ाने जा रहा हूं। जी हाँ, जरा देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। मैं पढ़ाने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। जी हाँ, उन्हीं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस पढ़ाने में जा रहा हूं इस पूरे वीडियो में। और मालूम है आपको, पूरे सारे के सारे 10 नियम हैं और उन सभी 10 नियमों को मैं इसी एक वीडियो में कंप्लीट पूरा आपको करके बताने जा रहा हूं। इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर देख लोगे तो फिर सिंपल सेंटेंस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस और फिर इसके अगले वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट, यानी केवल 3 वीडियो में सिंथेसिस पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक सिंथेसिस को ठीक से नहीं पढ़ा है तो फिर आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा होगा। और वो प्रश्न ये है कि व्हाट इज सिंथेसिस, यानी ये सिंथेसिस होती क्या है। भैया, सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हो तो इस प्रश्न का जवाब आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए, देखिए, बिल्कुल सीधे और सरल से शब्दों में मैं आपको बतलाता हूं कि ये सिंथेसिस क्या होता है। द process of combining two or more simple sentences into a single sentence is called synthesis। चलो मैं इसकी हिंदी आपको बतलाता हूं। देखिए, प्रोसेस माने प्रक्रिया, कंबाइनिंग मीन्स जोड़ने की, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने की प्रक्रिया को, अच्छा, इनटू अ सिंगल सेंटेंस, और उनको जोड़कर एक सिंगल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूं। देखिए जरा, अगर आपके सामने यहां पर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस, 3 या 4 या 5, ये सभी क्या है? सिंपल सेंटेंसेस हैं। इन्हीं सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर, यानी इनको जोड़ने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो जोड़ने में जिस प्रोसेस यानी जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं सिंथेसिस। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा अच्छे से देखिए। आपके सामने इसी प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस रखे होंगे, दो या दो से अधिक, और उन सभी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस हम लोग आज बनाने जा रहे हैं। और ऐसा करने के लिए आपको मालूम है, ये 10 नियम पक्के पक्के आने चाहिए। जी हाँ, जब भी आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए चलोगे तो फिर इनको जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये सारे के सारे 10 नियम आने ही चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो फिर मुश्किल है भाई, है ना। इसलिए इस पूरे वीडियो में, यानी पूरे के पूरे 10 नियम मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं। तो आपको बिल्कुल शुरू से लेकर और अंत तक इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सिंपल सेंटेंस क्या होता है। फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी अब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि आखिर ये सिंपल सेंटेंस होता क्या है, कैसा होता है। तो बहुत ही सरल से शब्दों में मैं जल्दी से आपको बतलाता हूं कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें टेंस बताने वाली जो क्रिया है, ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस में एक टेंस बताने वाली क्रिया तो अनिवार्य रूप से होती है हर सेंटेंस में, ठीक है ना। तो अब आपको यह देखना है कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें
ये जो टेंस बताने वाली क्रिया है, जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। जी हाँ। तो ये जो फाइनाइट वर्ब होगी, इसकी संख्या केवल और केवल क्या होगी? एक होगी। ध्यान से सुनिएगा। यानी सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। उस सेंटेंस में दूसरी कोई भी क्रिया नहीं होती है। अच्छा, ध्यान से सुनो। अब क्या है कि आपके सामने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि भैया एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, यानी तीनों को जोड़ो और एक सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो जरा क्या होगा? ये भाई तीन सिंपल सेंटेंस है, तो तीनों में एक एक टेंस बताने वाली क्रिया होगी ना? जी हाँ, आपके सामने ये तीन क्रियाएं हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन तीनों ही वाक्यों की सभी जो मुख्य बातें हैं, वो सारी की सारी मुख्य बातों को इंक्लूड करो नए सेंटेंस में। और फिर क्या करना है कि वहां पर अगर ये तीन सेंटेंस है तो तीन क्रियाएं, तो वहां पर से आपको दो क्रियाएं यहां पर समाप्त करनी होंगी। या तो इन्हें हटाना होगा या तो इनके स्वरूप में चेंज करना होगा। कैसे कैसे स्वरूप होते हैं वो सब कुछ आज इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। नए बने हुए सेंटेंस में केवल एक ही टेंस बताने वाली क्रिया रहनी चाहिए। बाकी सारी की सारी, अगर चार सेंटेंस हैं तो फिर तीन क्रियाओं को समाप्त करना पड़ेगा, पांच है तो चार क्रियाओं को समाप्त करना पड़ेगा। यानी जब नया सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो भाई चाहे ये वाली क्रिया जिंदा रखिए, चाहे ये वाली क्रिया और चाहे फिर ये वाली क्रिया। यानी नए बने सेंटेंस में केवल एक टेंस बताने वाली फाइनाइट वर्ब होगी और बाकी सभी वर्ब्स को या तो हटा देना होगा, और कभी कभी आप नहीं हटा सकते तो फिर उनके स्वरूप में परिवर्तन करना होगा। यानी इन क्रियाओं को नॉन फाइनाइट वर्ब में, यानी कभी इन्फिनेटिव में, कभी पार्टिसिपल में और कभी जेरंड में इनको चेंज करना पड़ेगा। आज मैं सब कुछ करके आपको बतलाने जा रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। चलिए, मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो, ये सेंटेंस इतना बड़ा है, यानी 3 साढ़े 3 लाइनों का ये सेंटेंस है, ठीक है ना? और इस सेंटेंस में अगर आप अच्छे से देखेंगे, इसको जरा एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको जरा स्टडी करना। इस पूरे के पूरे सेंटेंस में केवल एक ही है जो टेंस बतलाने वाली क्रिया है, ये है फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना? ये फाइनाइट वर्ब है। अब अगर इस सेंटेंस में कोई दूसरी फाइनाइट वर्ब है तो फिर ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो कहेंगे सर ये भी तो एक फाइनाइट वर्ब हो सकती है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इस सेंटेंस को तो ये फाइनाइट वर्ब नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार से ये जो वर्ब है ये भी फाइनाइट नहीं बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना? तो एक सिंपल सेंटेंस ऐसा ही वाक्य होता है जिसमें भैया केवल एक टेंस बताने वाली क्रिया होती है। हाँ, टेंस ना बताने वाली यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो कितनी भी हो सकती हैं या फिर नहीं भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य हुआ जो चाहे जितना छोटा हो और चाहे जितना बड़ा हो, उसमें टेंस बताने वाली केवल एक क्रिया होगी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रयोग देखते हैं, यानी पहला नियम। और पहले नियम का नाम है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। अब भैया आपके सामने दो सेंटेंस अगर ये रखे हुए हैं, ये दो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक टेंस बताने वाली क्रिया है, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट होगा और एक टेंस बताने वाली क्रिया होगी, राइट? अच्छा, अब आपको कैसे भाई कैसे जानोगे कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम उन 10 नियमों में से किस नियम का प्रयोग करें? तो मैं अब आपको धीरे धीरे करके बतलाता चलता हूं, अपने दिमाग में आप इन सब चीजों को नोट करते रहना। देखो भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करेंगे, तो मैं यहां पर वो कंडीशंस जल्दी जल्दी बताता हुआ चलता हूं। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ये क्या होती है, कैसी होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हों। ध्यान से सुने, एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो। ध्यान से सुने, इन दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हों, या फिर ध्यान से सुनिए, पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो दोनों एक ही व्यक्ति हों। यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना? इन दोनों में से एक कंडीशन कोई
हो, यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हो, या फिर पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो। ये एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन और क्या हो गई? दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों ही टेंस बताने वाली क्रियाओं के घटित होने के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ये वाला गैप नहीं होना चाहिए, यानी यानी पहली वाली क्रिया अभी समाप्त भी नहीं हो पाई है कि दूसरी क्रिया घटित होनी शुरू हो गई है, यानी इन दोनों क्रियाओं के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। तो फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब देखते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती क्या है। भैया कुछ नहीं होती है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ, आईएनजी लगाकर और उसे ऐसे इस रूप में बदल दो, बस इसी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे सी प्लस आईएनजी तो क्या हो गया? सी, और आईएनजी जोड़ दिया तो बन गया सीइंग। इसी को तो कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वाक्य में एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन यहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनिए। अब जब इसका आप प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करोगे तो कभी इस गोइंग का अर्थ निकलेगा जाते हुए। कैसा? जाते हुए, ऐसा हिंदी मीनिंग निकलेगा, या फिर कभी इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा जाकर। तो ध्यान रखेंगे आप कि जब किसी सेंटेंस में आप इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो वहां पर उसके ये दो हिंदी अर्थ कुछ ऐसे निकलेंगे। रहा, रही, रहे जैसा कोई अर्थ इसका नहीं निकलेगा। जैसे सी है तो देखते हुए या देख कर, ऐसा कुछ हिंदी मीनिंग निकलेगा। अब इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। तो अगली स्लाइड में आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए जरा। वो दोनों ही कंडीशंस हम यहां पर देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, द डॉग बार्क्ड लाउडली, यानी कुत्ता जोर से भौंका। और फिर क्या है? इट चेस्ड द स्क्विरल, उसने स्क्विरल को चेस किया, मतलब गिलहरी का पीछा किया। अच्छे से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही है भाई। कुत्ता ही यहां पर भौंक रहा है और कुत्ता ही गिलहरी का पीछा कर रहा है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु या कोई जीव या जानवर कोई एक ही है, यानी सेम है। ओके, अच्छा, और दूसरा दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है कि यहां पर भौंक रहा है और चेस कर रहा है। तो जब स्क्विरल को चेस करेगा तो भी वो भौंके ही रहा होगा, यानी इन दोनों ही क्रियाओं के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है, यानी इन दोनों क्रियाओं के बीच में ये गैप नहीं है भाई, ठीक है ना। बस इतना ही अगर आपने देखा तो बस आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है उन 10 नियमों में से प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब उसका प्रयोग कैसे करेंगे? अब अगर दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हैं तो बस फिर क्या करना है कि ये जो पहली क्रिया होती है उस पहली क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल करके और यहां पर ऐसे रख दो। भाई ये बार्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लाओ बार्क, और उसमें क्या करना है? आईएनजी, बार्किंग लाउडली, और ऐसे आप कर देंगे बार्किंग लाउडली, जोर जोर से भौंकते हुए। इसका अर्थ ये निकलेगा द डॉग। अब आप यहां पर क्या करोगे? दूसरे यहां पर कॉमा लगाओगे और यहां पर द डॉग चेस्ड द स्क्विरल। ये देखिए, बस बड़ी आसानी के साथ में आपने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया। देखिए क्या हुआ है यहां पर। ये जो आपने ये जो फाइनाइट वर्ब है, इस फाइनाइट वर्ब को आपने यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब में बदला, और बदल करके इन दोनों ही वाक्यों की सभी मुख्य बातें आपने इस सेंटेंस में रख दी। अब इस सेंटेंस में एक टेंस बताने वाली क्रिया के लिए रह गई, बस इसी को तो कहते हैं सिंपल सेंटेंस, है ना। दूसरा सेंटेंस देखिए, द थीफ सॉ द पुलिस, ही रैन अवे। यहां पर भी क्या हो रहा है भाई? थीफ यानी चोर, चोर ने पुलिस को देखा तो वही भागेगा भाई। तो दोनों ही वाक्यों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं? सेम है, एक ही व्यक्ति है। और क्रिया देखिए जरा भाई, देखा और देखना और भागना, तो देखना और भागना ये दोनों एक के बाद एक तुरंत ही होगा या साथ साथ ही होगा, देख भी रहा होगा भाग भी रहा होगा, यानी टाइम गैप भी नहीं है। बस क्या करना है, पहली क्रिया को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला, इसकी फर्स्ट फॉर्मूला है सी और उसमें आईएनजी लगाया तो सीइंग, और सीइंग द पुलिस आपने ऐसा कर दिया, सीइंग द पुलिस, ठीक है। अब ये कौन है? ही कौन है? थीफ है, तो थीफ को लिखेंगे यहां पर कॉमा लगाएंगे, द थीफ रैन अवे। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर देखिए जरा,
इस सेंटेंस को आप खुद ही पढ़िए और खुद पढ़ करके और इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करके और नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए आप। चलो आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आप एक दूसरी भी और कंडीशन बतलाई थी ना। देखिए जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, आई सॉ ए लायन, द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। मैंने एक चीज और बतलाई थी कि या तो दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम हो, या फिर पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है ये दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु या कोई जानवर हो या कुछ भी हो तो सेम हो, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर भैया पहले वाले सेंटेंस को तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, आई सा अ लायन, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे कि ये जो वर्ब है इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल निकालो और यहां पर आई सॉ ए लायन स्लीपिंग, और यहां पर स्लीपिंग के बाद अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री। क्लियर। अब देखो आप इस सेंटेंस में क्या है, तो भाई लायन तो आ गया, यहाँ पर ये लायन आ गया, तब इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो वाज वर्ब है इसको हटा करके और हमने इसको क्या किया, इसको आपने नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब दोनों वाक्यों में से पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम हो तो फिर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य के बीच में करना चाहिए। और अगर ये हो क्या, यानी पहले यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हों तो पहले वाले वाक्य की जो क्रिया है उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल करके और वाक्य के आरंभ में रखो। बस इतना सा अकेले काम करना है, हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आ जाइए दूसरा नियम, नियम नंबर 2 क्या है, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। अब भैया ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है तो देख लो जरा। हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप हैविंग लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हैविंग, और फिर इसके बाद कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगा दी तो कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड। बस इस वर्ब को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखेंगे क्या, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब भाई इसका प्रयोग कब करेंगे, अब इसका प्रयोग ध्यान से सुनिए कब करेंगे। इसका प्रयोग तब करेंगे जब हमारे सामने दो सेंटेंसेस ऐसे रखे हों जिनमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम हो, अर्थात ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर या कुछ भी हो, एक ही हो, सेम हो, ठीक है ना, अनिवार्य रूप से, तभी आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और दूसरा, जो क्रियाएं घटित हो रही हैं, यानी यहां पर एक ये फाइनाइट वर्ब और एक ये फाइनाइट वर्ब, इन दोनों ही क्रियाओं के घटित होने के बीच टाइम गैप होता है, यानी ये क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई होती है और फिर इसके बाद दूसरी क्रिया यानी ये वाली क्रिया फिर शुरू होती है। तो यहां पर ये जो गैप आपको दिखाई पड़ रहा है ये गैप दिखाई पड़ेगा, या तो स्पष्ट रूप से होगा या फिर गैप हो सकता है। कभी कभी आप ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि यार नहीं भाई, हो सकता है कि एक के बाद एक तुरंत हो, तो ऐसा नहीं होता। ये वाली क्रिया जो होती है पहले ये पूरी तरह से फिनिश हो चुकी होती है, यानी कोई चांस नहीं होता है कि ये आगे और बढ़ेगी। क्लियर। और फिर दूसरी क्रिया शुरू होती है तो वहां पर एक क्लियर टाइम गैप आपको दिखाई पड़ता है। जैसे ये सेंटेंसेस हैं, जॉन फिनिश्ड हिज होमवर्क, जॉन ने अपना होमवर्क फिनिश किया। ही वेंट आउट टू प्ले, और वह बाहर खेलने के लिए चला गया। अब जरा देखो, जब वो बाहर गया तो उस समय ये वाला काम तो हो नहीं रहा होगा, ये पूरा काम फिनिश हो गया यानी कंप्लीटेड हो गया यानी परफेक्ट हो गया होगा। जब ये काम पूर्ण हो गया होगा तभी ये वाला काम हुआ होगा। क्लियर ना। तो अगर आप ऐसा देखो तो फिर हमें आपको क्या करना चाहिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल का आपको प्रयोग करना चाहिए। कैसे, भाई उसी यानी पहली क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल करके और वाक्य के आरंभ में रख दीजिए। तो हैविंग, और हैविंग के बाद में ये फिनिश्ड आ गया, ठीक है ना। तो हैविंग फिनिश्ड, और इसका हिंदी अर्थ कैसा निकलेगा भाई, इसका हिंदी अर्थ कुछ ऐसे निकलेगा क्या, समाप्त करने के बाद। यहां पर इसका अर्थ होगा पूर्ण करने के बाद, कुछ ऐसा हिंदी अर्थ आप लोग निकाल लिया करो, पूर्ण करने के बाद। ओके, अच्छा भैया चलो ये हो गया। तो पूर्ण करने के बाद, इसका समाप्त करने के बाद क्या, अपना होमवर्क, हिज होमवर्क। फिर इसके बाद आप कॉमा लगा देंगे और दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देंगे। हाँ,
अगर यहाँ पर ये नाम है और ये प्रोनाउन है, तो भाई नाउन और प्रोनाउन में जब चुनाव की बात आ जाए तो हम क्या करते हैं, नाउन को चुन लेते हैं। तो जॉन, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जॉन, और फिर वेंट आउट टू प्ले, वेंट आउट टू प्ले। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या निकला। इसका हिंदी अर्थ कुछ ऐसा निकलेगा कि अपना काम समाप्त करने के बाद जॉन खेलने के लिए बाहर चला गया। बहुत ही सिंपल। अब इसको आप लोग जरा करके और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डालें तो मैं जानूंगा कि आप लोग कुछ सीख भी रहे हो। चलिए तीसरा नियम, और तीसरा नियम यह है भैया क्या, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और इसका हिंदी अर्थ कैसा निकलता है, तो भाई सुनो, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहां पर लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स, लॉस्ट माने खोया हुआ, इसका अर्थ कैसा निकलेगा, खोया हुआ। यानी ये वाला जो काम होता है ये भूतकाल में कंप्लीट हो चुका होता है, वो खोया हुआ, लॉस्ट, ऐसा हो जाएगा। तो किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल ही कहते हैं। अब इसका प्रयोग कब करेंगे, ध्यान से सुनिए। जब कभी आपको ऐसे कुछ सेंटेंसेस सामने लिखे हों जिसमें एक वाक्य की जो क्रिया है वो दूसरे वाक्य के में रखे हुए किसी नाउन की विशेषता बता रहा होगा। जी हाँ, ये एडजेक्टिव का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है, एडजेक्टिव। जैसे यहां पर रोज है, ठीक है ना। अब आई सा ए रोज इन द गार्डन, मैंने गार्डन में एक गुलाब देखा। इट वॉज फेडेड, और यह मुरझाया हुआ था। तो मुरझाया था, तो कौन मुरझाया था, ये रोज। तो ये रोज की विशेषता हो गई, मुरझाया हुआ गुलाब। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसी एक वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहां से उठाएंगे और उस नाउन के ठीक पहले रख दोगे। यानी कैसे, आई सॉ अ फेडेड, क्या है वहां पर, फेडेड, मैंने देखा एक मुरझाया हुआ, और रोज माने गुलाब मैंने देखा इन द गार्डन। बस इतना अकेले आपको करना है। ये दीजिए, इन द गार्डन। ध्यान रखेंगे कि अगर ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, अगर ये सिंगल वर्ड है तो फिर उस नाउन के ठीक पहले रखेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये फ्रेज के रूप में आ जाता है, यानी फेडेड होगा, फेड के साथ में एक दो शब्द और भी होंगे। तो अगर ये फ्रेज के रूप में आ जाए तो फिर उस नाउन के ठीक बाद में, यानी यहाँ पर हमने रोज के पहले लिखा है, अगर ये फ्रेज के रूप में होता तो रोज के ठीक बाद में लिखते, ठीक है ना। अच्छा, ही फाउंड हिज पर्स, उसे उसका पर्स मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। ठीक, तो क्या खो गया था भाई, पर्स। तो ये पर्स को मॉडिफाई कर रहा है, ये जो वर्ड है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या कर रहा है, इस पर्स को मॉडिफाई कर रहा है। अकेला शब्द है, सीधे सीधे बस केवल पर्स के पहले रखना है। यानी ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स, उसे उसका खोया हुआ, लॉस्ट का मतलब क्या हो गया, खोया हुआ पर्स मिल गया। वेरी सिंपल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, देखिए मैंने आपको 3 रूल्स पढ़ा दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इन तीनों को बहुत अच्छे से एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना, चूंकि मुझको बहुत सारे यानी 10 नियम पढ़ाने हैं, तो मुझे तो लगता है इतनी ही देर में 20-25 मिनट हो गए होंगे। चलिए फिर भी देखते हैं, अगर कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर लंबा खींचेगा तो फिर मैं दूसरा पार्ट भी इसका बना दूंगा। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं एक अकेले इसी वीडियो में आपको सारे 10 के 10 सारे रूल्स आपको पढ़ा दूं। चलिए, अब यहाँ पर है रूल नंबर 4, अगला नियम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब ये क्या होता है, अच्छे से सुनो। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कर्ता। कर्ता को स्वतंत्र कर दो भाई, क्या करना है, कर्ता को स्वतंत्र कर दो। अब ये कर्ता कब स्वतंत्र होगा, ध्यान से देखो जरा। एक सेंटेंस में कर्ता तब तक बंधा होता है जब तक वो टेंस बताने वाली क्रिया होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर राम है तो फिर ये क्रिया गोज, गोज ही होगी। अगर यहाँ पर गोज है तो तब ये राम कर्ता बंधा हुआ, यानी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, अगर बहुवचन है तो फिर बहुवचन की क्रिया, है ना। तो ध्यान से सुनो, अगर इसी क्रिया को हम
पार्टिसिपल में बदल दें, किसमें, पार्टिसिपल में बदल दें, तो ये जो क्रिया होगी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी और ये कर्ता हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। यानी ये कर्ता राम नॉमिनेटिव है और यही एब्सोल्यूट करना है, यानी इसी कर्ता को उसकी क्रिया से स्वतंत्र कर देना है। और स्वतंत्र कब होगा, जब हम इस क्रिया को या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें और या तो इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दें। ध्यान रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर बदलेंगे तो क्या होता है, बीइंग आ जाएगा। यानी यहां पर अगर इज, एम, आर, वाज, वर के रूप में क्रिया हो, जैसे राम इज है और इसे आपको अगर स्वतंत्र करना है तो इस इज को या वाज है तो बस इज, एम, आर या वाज, वर को बीइंग में आपको बदल देना है। ओके। और अगर ये इज, एम, आर, वाज, वर नहीं है, यानी अगर ये लिंकिंग वर्ब यहां पर नहीं है, तो फिर कोई वर्ब है तो उसकी हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसे चेंज कर देना है और बस बड़े आराम से ये सेंटेंसेस बन जाएंगे। चलिए, अच्छा, इसका प्रयोग कब करेंगे, अब ये तो जानो पहले कि आखिर इसका प्रयोग हम कब करेंगे। तो चलिए मैं इसको जल्दी से पहले मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका भैया प्रयोग कब करोगे। अब देखिए कि हम इसका प्रयोग कब करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कब करेंगे। तो ध्यान से सुने, यहां पर जब आपके सामने ऐसे दो वाक्य रखे हों, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे दो वाक्य रखे हों कि उनके दो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही व्यक्ति नहीं होंगे और ना ही ऑब्जेक्ट होंगे जो एक ही व्यक्ति होंगे। क्लियर? यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले वाले वाक्य का कोई दूसरा ही होगा और इसका सब्जेक्ट कुछ दूसरा ही होगा, यानी सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर जो प्रयोग की गई जो क्रिया है, इन दोनों ही क्रियाओं के बीच में एक कॉजल रिलेशन है। कैसा? कॉजल रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये क्रिया कारण बनेगी। क्या है? ये क्रिया कारण होगी और ये क्रिया इस क्रिया का परिणाम होगा। इसी को हम कहते हैं कॉजल रिलेशन, यानी कारण और परिणाम जैसा नियम हो, सॉरी ऐसी कोई कंडीशन हो, तो फिर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, चलो आगे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर द टीचर वॉज एबसेंट, ठीक है ना, टीचर एबसेंट था। द बॉयज मेड ए नॉइज, और लड़कों ने खूब शोर किया। ठीक, अब देखो जरा, लड़कों के शोर करने का कारण क्या था, ये टीचर का एबसेंट होना कारण है और उसका परिणाम ये हुआ कि लड़कों ने खूब शोर मचाया। ऐसा ही आप लोग भी करते हो ना, जब टीचर क्लास में नहीं होता है तो खूब ढेर सारा शोर करते हो। अच्छा, चलिए, तो ये कारण बन रहा है देखिए, और ये वाला सेंटेंस यानी ये जो वर्ब हो रही है ये उसके परिणाम को शो कर रही है। राइट? अच्छा, अब देखो जरा, दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं। क्लियर? तो दोनों वाक्यों के जब सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो और क्रियाओं के बीच में एक कारण और परिणाम हो, अगर क्रिया यहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब है तो ये पूरा सेंटेंस ही कारण बनेगा। ठीक है, इसमें कही गई बात कारण बनेगी और वो वाली बात उसका परिणाम होगी। यही आपको देखना है। अब मैंने आपको अभी भी बतलाया कि अगर यहाँ पर वाज, इज, एम, आर, वाज, वर कोई क्रिया रखी हो तो इसी को आपको बीइंग में बदल देना है। क्या करना है? बीइंग। बस इज, एम, आर, वाज, वर को उठाकर बीइंग में बदल देना है। जहां से बीइंग में बदला तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया तो ये कर्ता अपनी इस क्रिया से स्वतंत्र हो गया। बस सीधे सीधे क्या करो, द टीचर, यहाँ पर द टीचर लिख दिया, द टीचर बीइंग एब्सेंट। ठीक है, बस इसके बाद यहाँ कॉमा लगा दो। अब ये बन गया फ्रेज। अब ये सेंटेंस नहीं रह गया क्योंकि इसमें टेंस बताने वाली अब क्रिया नहीं है, ये फ्रेज बन गया। और दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए, द बॉयज मेड अ नॉइस। बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आपने क्या किया कि इस कर्ता को उसकी क्रिया से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कब हुआ? जब इस फाइनाइट वर्ब को आपने नॉन फाइनाइट वर्ब में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया। ओके, अच्छा, यहाँ पर वाज वर है इसलिए बीइंग में कर दिया। लेकिन अगर कहीं पर कोई एक्शन वर्ब हो तो फिर देखना है, द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुक गई, वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल गए। ये हो गया। अब देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग हैं, और यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब रखा हुआ। अगर एक्शन वर्ब हो तो इसे आपको क्या करना है भाई, हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में,
यानी हैविंग और स्टॉप्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, स्टॉप्ड ही होगी। ठीक है, अच्छा, तो हैविंग स्टॉप्ड और द रेन यहाँ पर लिख दिया, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, यानी बारिश के बंद होने के बाद। इसका अर्थ क्या निकला, चूंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है ना, तो बारिश के बंद होने के बाद फिर कॉमा लगाया और वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले गए, वी वेंट टू स्कूल। बहुत ही सिंपल है भैया, है ना। ओके, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस को जरा आप लोग बना करके और नीचे कमेंट बॉक्स में डालो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। ये लो, अगला नियम है बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, पांचवा नियम है ये, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब इस इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव होता क्या है, पहले तो यही जान लो कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो भाई बहुत ही आसान है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप टू लगा देते हो तो इन्फिनिटिव बन जाता है। कैसे भाई, देखो जरा, टू प्लस गो बराबर टू गो, इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। इसका हिंदी अर्थ कभी नानी ने में निकलता है, यानी जाना, जाने, है ना। जैसे टू सी, टू प्लस सी बराबर टू सी, यानी देखना, देखने, ऐसा कुछ अर्थ निकलेगा। या कभी कभी इनका अर्थ कर में भी निकलता है, यानी नानी ने में इनका अर्थ निकलता है और कभी कभी कर में भी निकलता है। कब निकलता है ये भी मैं आपको बतलाने वाला हूं, लेकिन इसका प्रयोग हम कब करेंगे पहले ये जान लेते हैं। यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग हम ऐसे कौन से वाक्य हमारे सामने रखे हों जब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, यानी ये कंडीशंस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप वहाँ पर डिसाइड कर पाओगे भाई इन दोनों सेंटेंसेस को या तीन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें किस नियम का प्रयोग करना है। तो चलिए मैं जल्दी से बतलाता हूं। देखिए भाई, अगर पहला वाला वाक्य की जो क्रिया है वो दूसरे वाले वाक्य की क्रिया का कारण बनती है, या फिर आप ये समझो कि जो दूसरा वाली जो क्रिया है वो पहले वाले वाक्य की क्रिया का उद्देश्य बतला रही है। क्या बतला रही है, उद्देश्य, यानी पर्पस। यानी इन्फिनिटिव क्या बतलाता है, इन्फिनिटिव पर्पस बतलाता है। पर्पस एंड रीजन, दो चीजें ये बतलाता है। अच्छे से देखिए, पर्पस एंड रीजन, ठीक है। तो जब रीजन बतलाएगा तो इसका अर्थ कर निकलेगा, और पर्पस जब बतलाएगा तो इसका अर्थ नानी ने में निकलेगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इतना देखना है कि दो वाक्यों में रखी हुई जो क्रियाएं हैं, अगर उनमें से कोई क्रिया दूसरी क्रिया का उद्देश्य बतलाती है या फिर रीजन यानी कारण बतलाती है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर चीज आपको दिखाई पड़े, अगर उद्देश्य बतलाए तो उद्देश्य बताने वाली क्रिया को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल दो। अगर उद्देश्य ना हो, कारण हो, तो कारण बतलाने वाली क्रिया को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल करके और दूसरे वाक्य से जोड़ देना है। कैसे करना है, चलो आगे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये लीजिए। बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, चलिए जरा देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है। ही इज गोइंग टू आगरा, वो आगरा जा रहा है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू सी द ताज, वो ताज देखना चाहता है। तो भाई अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जाने, आगरा जा रहा है, तो जाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है देखना, टू सी द ताज, यानी ये उद्देश्य है। तो ये तो ही तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही है, और ये वांट्स यहाँ पर तो बेकार की चीज हो गई है ना। बस ये है असली उद्देश्य, और यहाँ पर सौभाग्य से क्या है कि ऑलरेडी इन्फिनिटिव बना हुआ रखा है ना, उद्देश्य बतला रही है। और अब क्या करना है, इस सेंटेंस को ज्यों कहते हो रखिए, ही इज गोइंग टू आगरा, ही इज गोइंग टू आगरा। अब बस इतना यहाँ पर, टू सी द ताज, टू सी, एक सेकेंड, टू सी हमने यहाँ पर लिखा, टू सी देखने, द ताज, ठीक। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, अब इसका अर्थ निकलेगा कि वह ताज देखने या ताज देखने के लिए आगरा जा रहा है। तो आगरा जाने का उद्देश्य हो गया ये, भाई देख रहे हैं। इसको आपने क्या किया कि ये जो टेंस बताने वाली क्रिया है ये तो समाप्त हो गई। असली बात ये है, तो इसी असली बात को उठा करके और इस सेंटेंस से जोड़ दिया। अब इस नए बने सेंटेंस में केवल एक टेंस बताने वाली क्रिया है, अर्थात ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्लियर, अच्छा। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो, आई शैल ड्रिंक इट, मैं इसे पीऊंगा। मुझे एक गिलास पानी दो,
मुझे इसे पीना है या मैं इसे पीऊंगा। तो भाई देखो जरा, मुझे एक गिलास पानी दो, तो क्यों दो भाई, यानी किस लिए दो, तो पीने के लिए, तो पीना भी उद्देश्य हुआ। बस क्या करना है, इसी ड्रिंक से पहले टू लगा दो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक, बस इतना सा कर देना है, टू ड्रिंक। ओके, तो ये जो आई है ये यहाँ पर मौजूद है मी के रूप में। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, भाई अगर एक गिलास पानी तुम मुझे दोगे तो कौन पिएगा, मैं ही पीऊंगा। यहाँ पर कहा भी जा रहा है तो सिंपली इतना कह दीजिए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक। क्लियर, ये सेंटेंस हो गया आपका बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल्स भी होंगे यहाँ पर, देखो जरा, इन्फिनेटिव के ही कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं। वहां पर तो उद्देश्य प्रकट करने वाली क्रियाएं थी, यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने कारण बतलाने वाली क्रियाएं लिखी हुई हैं। जरा देखो, योर फादर विल हियर ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी सफलता के बारे में सुनेंगे, ठीक है। ही विल बी ग्लैड, वह प्रसन्न होंगे। अब आप देखो, ये वाला जो वाक्य है ये इस वाले वाक्य का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। यानी समाचार, यानी तुम्हारी सफलता के बारे में सुनना और सुन करके ये खुश होना ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि अब उल्टा काम है। क्या है, यानी तुम्हारे पिताजी खुश होंगे। क्यों खुश होंगे, खुश होने का कारण ये है कि वो तुम्हारी सफलता के बारे में सुनेंगे, तो ये कारण बतला रहा है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को पहले लिखो और यहां पर ये जो हियर है इसके पहले टू लगाओ और बस टू हियर ऑफ योर सक्सेस, ये फ्रेज बन जाएगा। तो ये ही कौन है, योर फादर, तो आप यहां पर लिखो योर फादर विल बी ग्लैड। अब इसके बाद में आप देखोगे योर फादर आई गया और विल को हटा देंगे और इस जो ये जो वर्ब है इसको आप इन्फिनेटिव में बदल दो, तो टू हियर आ जाएगा, टू हियर ऑफ योर सक्सेस, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो इस टू हियर का जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो कर निकलेगा, क्योंकि ये कारण बतला रहा है, ठीक है ना। देखो, आपके पिताजी आपकी सफलता का समाचार सुनकर, इसका अर्थ क्या निकलेगा, कर निकलेगा, सुनकर प्रसन्न होंगे, ठीक है ना। तो जब ये कारण बतलाएगा तो इसका अर्थ निकलेगा कर, और जब ये उद्देश्य बतलाएगा तो उसका अर्थ निकलेगा ना, नी, ने या ने के लिए, कुछ ऐसा हिंदी अर्थ निकलेगा। अब ये है रूल नंबर 6। भाई मुझे लग रहा है जैसे कि लगभग ये 35 से 40 मिनट का वीडियो बन चुका होगा। अब अगर मैं पूरे 10, चूंकि अभी यहाँ पर बड़े बड़े रूल्स हैं, पूरे 10 अगर मैं नियम यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे रूल्स एक ही साथ में और ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए अब मैं शेष बचे हुए जो 5 रूल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही यानी कल परसों में ही आपको दे दूंगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान रखें एक बात मैं आपको और बतला देता हूं कि अगर इन सभी जो रूल्स मैंने आपको बतलाए 5 नियम, इनको अगर बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप अपने इंग्लिश गुरु अमन सर का एक एप्लीकेशन है भाई, डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, इसी नाम से यानी इंग्लिश गुरु अमन सर के नाम से आप उस मेरे एप्लीकेशन को आप वहां पर डाउनलोड करके और उन सभी वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।